Are you struggling with your reading module? Are you struggling with the specific finding information questions in IELTS reading module? If the answer is yes, you are at right place, and I'm gonna help you with these simple tips in this video to solve this question in less than 1 minute. So let's get started and find how to do that. So welcome to my channel Crack IELTS with Simar, and for those who don't know me, my name is Simar. I'm a CELTA certified English language teacher, and I have been trained by IDP, British Council and Cambridge University, and I have scored band 9 on all the 4 modules on IELTS test. So as promised with you guys, I'm back with another video on reading module, and specifically I'm gonna be talking to you guys about how to find specific information in IELTS reading module. So these are very common in both academic and general training exam, and these tricks will help you to solve the questions in less than 1 minute. तो IELTS रीडिंग मॉड्यूल में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत होती है। हाँ, ये जान लेना ज़रूरी होगा कि IELTS की स्किमिंग एंड स्कैनिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको हर एक क्वेश्चन टाइप में ज़रूरी होगी। तो अगर आपको स्किमिंग या स्कैनिंग के बारे में नहीं पता, तो आपको बता देते हैं कि स्किमिंग का मतलब होता है जल्दी से देखना कि पैरा किस चीज के बारे में है, और स्कैनिंग का मतलब होता है कि आप स्कैन कर रहे हो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में, कुछ कीवर्ड्स आपको पता है और उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में ढूंढ रहे हो। तो स्किमिंग और स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके IELTS रीडिंग मॉड्यूल में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। तो ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, विच इज फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए होंगे, मे बी 6 या 7 पैराग्राफ्स दिए होंगे, और आपको वो 6 या 7 पैराग्राफ्स में ये ढूंढ के बताना है कि आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं नीचे, वो सेंटेंसेस वाली इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ्स में है। तो आइए जान लेते हैं कि ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। And here's what you will find in the exam as task instructions. So question 1 to 6. So it could be question 1 to 5. It could be question 20 to 24. So question 1 to 6 as here. Reading passage has 7 paragraphs A to G. Which paragraph contains the following information? Write the correct letter A to G in the boxes 1 to 6 on your answer sheet. तो आपके आंसर शीट में आपको देख के जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको पैराग्राफ में आपको ढूंढना है और बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पैराग्राफ ए में है, बी में है, सी में है, डी में है या फिर जी में है। तो जो भी पैराग्राफ में आपको इंफॉर्मेशन दी होगी वो आपने सेंटेंस के सामने लिख देनी है, और फिर उसको आपने अपनी आंसर शीट पे ट्रांसफर कर देना है। अब यहाँ पे ये बात जान लेनी बहुत जरूरी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो कम होते हैं और आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ हो सकता है कि 2 सेंटेंसेस की इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ में हो, या 3 सेंटेंसेस की इंफॉर्मेशन 2 पैराग्राफ में हो। So what to do? How to solve these questions? तो आइए जानते हैं कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हम करने वाले हैं। तो ये 4 स्टेप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये जानने के लिए कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। सो फर्स्ट स्टेप है आपका रीड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। सो आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि ये सेंटेंसेस, आपको वो सेंटेंसेस को ध्यान से रीड करना है और उसमें से कुछ कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन कर लेने हैं। तो सेकंड स्टेप होता है रीड द टाइटल। तो आपको जो पैराग्राफ दिया होता है उसका कोई ना कोई टाइटल होता है, तो आपने उस टाइटल को ध्यान से पढ़ना है और अपनी प्रेडिक्शंस लगानी है और क्यूरियस होना है, क्यूरियोसिटी बढ़ानी है कि मैंने रीड करना है।
जैसे कि ये टाइटल देखते हैं, कुड अर्बन इंजीनियर्स लर्न फ्रॉम डांस। तो क्या मतलब हुआ कि क्या शहरी इंजीनियर डांस से सीख सकते हैं? अरे भाई, अर्बन इंजीनियर्स डांस से क्या सीखेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस आपने अपने आप को पूछने हैं और अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया होगा। तो स्कैन फॉर कीवर्ड्स इन द पैराग्राफ्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्टेप 1 में कि आपको कुछ कीवर्ड्स स्टेटमेंट्स में अंडरलाइन कर लेने हैं। तो अब आपको जब वो कीवर्ड्स पता लग गए हैं तो वो वाले कीवर्ड्स आपको पैराग्राफ में स्कैन करने हैं। ये जान लेना जरूरी होगा कि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली सेम वर्ड्स पैराग्राफ में मिल जाएंगे। आपको उसके साथ रिलेटेड कुछ भी सिनोनिम्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आपने स्कैन करना है। और फाइनली जो आपका 4th स्टेप है, ये आपका रीडिंग मॉड्यूल में बहुत ही हेल्पफुल है। जस्ट यही क्वेश्चंस के लिए नहीं, और भी क्वेश्चंस यानी कि लिस्ट ऑफ हेडिंग, ये बहुत हेल्पफुल है। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? तो इस रूल को बोलते हैं रूल 1, 2 एंड लास्ट। अभी ऐसा कोई रूल नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ रूल है, बट ये रूल बहुत ही यूजफुल है, बहुत यूजफुल टूल है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टूल का मतलब होता है कि आपको ध्यान देना है फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस में। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो ये जान लेना जरूरी होगा कि हर एक राइटर का अपना अपना राइटिंग स्टाइल होता है। तो जनरली जो कॉमन राइटिंग स्टाइल हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द राइटर्स में, वो ये होता है कि हर एक राइटर फर्स्ट स्टेटमेंट में जो वो उस पैराग्राफ में लिखने वाला है वो लिखता है, और सेकंड सेंटेंस में उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, और जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो जनरली पैराग्राफ का कंक्लूजन या रिजल्ट या जिस्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और लास्ट स्टेटमेंट उस पैराग्राफ की पढ़ ली तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ एक्चुअली किस चीज के बारे में है, और आपको पता लग जाएगा कि क्या जो आप इंफॉर्मेशन ढूंढने वाले हैं वो इस पैराग्राफ में मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो ऐसे ही लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आपको यूजफुल होगा जब आप फर्स्ट, सेकंड और लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका हेडिंग इनमें से कौन सा है। अब आप बोलोगे कि सिमर ये तो बहुत ही आसान तरीका हुआ, तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट, सेकंड और लास्ट सेंटेंस ही पढ़ना है और कुछ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। IELTS पेपर इज डिजाइन्ड बाय हाईली प्रोफेशनल टीचर्स। तो उनको भी पता होगा कि जो प्रोफिशिएंट या एक्सपर्ट यूजर्स होते हैं IELTS के, उनको पता होता है राइटिंग स्टाइल के बारे में। तो उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और लास्ट सेंटेंस पढ़ना है और आंसर ढूंढ लेना है। तो इसीलिए वो एक या दो पैराग्राफ्स या एक या दो सेंटेंसेस ऐसे देंगे जिनको ढूंढने के लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1, 2 एंड लास्ट टूल आपके 80 to 90% ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये 100% हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आइए देखते हैं कि ये जो 4 स्टेप्स हमने किए हैं इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। तो ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये हमने कैम्ब्रिज IELTS की जो बुक्स हैं उनकी सीरीज में से लिया गया है, और ये जो आपके ऑथेंटिक पेपर्स होते हैं जो आपको IELTS के प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके आपको एक पैराग्राफ मिलेगा रीडिंग टेस्ट में, और उसके अलावा आपको मिलेंगे कुछ स्टेटमेंट्स। तो ऐसे करके आपको जैसे इस पैराग्राफ में 6 स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे हैं, तो आपको सबसे पहला स्टेप जो मैंने बोला है अंडरलाइन द कीवर्ड्स। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, मैंने ये जो आपकी 6 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, मैंने इन 6 स्टेटमेंट्स में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैंने ढूंढने हैं, मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया है। तो फर्स्ट मैंने कीवर्ड अंडरलाइन किया है अपीलिंग वे, राइटर, नॉट प्रपोजिंग। तो रेफरेंस टू एन अपीलिंग वे ऑफ यूजिंग डांस दैट द राइटर इज नॉट प्रपोजिंग। तो ऐसा कौन सा अपीलिंग वे है जो डांस का जो राइटर नहीं प्रपोज कर रहा। तो दूसरे स्टेटमेंट को हमने किया है एग्जाम्पल, कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट अप्रोचेस टू बिल्डिंग। तो आपकी एक उदाहरण दी गई है
जो कि पास्ट और प्रेजेंट की जो बिल्डिंग अप्रोचेस हैं उनको कंपेयर या कंट्रास्ट कर रही है। तो हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिया है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डांस एंड इंजीनियरिंग। तो कहां पे आपका डांस और इंजीनियर का ऑब्जेक्टिव है उसको मेंशन किया गया है। तो फोर्थ स्टेटमेंट, अनफोर्सीन प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरिंग द क्लाइमेट। तो अनफोर्सीन मतलब अनप्रिडिक्टेड, तो जो ऐसी चीज जो कि पहले प्रिडिक्ट नहीं की गई होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, किसकी वजह से? क्लाइमेट की वजह से। तो पांचवा आपका सेंटेंस है, व्हाई सम मेजर्स इंटेंडेड टू हेल्प पीपल आर बीइंग रिवर्स्ड। तो मेजर्स, कुछ तरीके, इंटेंडेड टू हेल्प पीपल, जो लोगों की मदद के लिए सोचे गए थे, उनको रिवर्स किया जा रहा है या फिर उनको रोका जा रहा है। तो ऐसा रेफरेंस कहां पे है? व्हाई, क्यों किया गया है? रेफरेंस टू हाउ ट्रांसपोर्ट हैज, so why some measures intended to help people are being reversed। तो आपको कारण दिया गया होगा कि जो कुछ मेजर्स लोगों की मदद के लिए देखे गए थे उनको रिवर्स क्यों किया जा रहा है। और सिक्स्थ आपका लास्ट वन, रेफरेंस टू हाउ ट्रांसपोर्ट हैज एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो कैसे जो ट्रांसपोर्ट है उसने ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट किया है। तो आपके ये जो 6 स्टेटमेंट्स हैं, मैंने इनमें क्लियरली आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लिया है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, रीड द टाइटल। तो टाइटल के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, कुड अर्बन इंजीनियर्स लर्न फ्रॉम डांस। तो पहली ही मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी है कि अर्बन, शहरी इंजीनियर्स डांस से क्या सीखेंगे और कैसे सीख सकते हैं। अभी मैंने क्या करना है, हमारे पैराग्राफ्स में जाना है और देखना है कि जो मेरे माइंड में है और जो मेरी क्यूरियोसिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या ढूंढ सकता हूं। तो ये है आपका पैराग्राफ ए जो कि आपको एग्जाम में मिला है। और अभी हमने क्या करना है, 1, 2 एंड लास्ट रूल को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस 1 पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस 2 अगर जरूरत हुई, फिर सेंटेंस लास्ट अगर जरूरत हुई, और फिर हम हमारे कीवर्ड्स को मैच करेंगे। तो पॉज द वीडियो फॉर 30 seconds and read the sentence 1 of this paragraph and see what information can you find in this specific paragraph. Alright, so let's see what is sentence 1 providing us. So the way we travel around cities has major impact on whether they are sustainable. So way we travel, so travel करने की तरीके की यानी कि ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। Has a major impact, उसका ट्रांसपोर्ट का जो इम्पैक्ट है उसकी बात हो रही है। On whether they are sustainable, अभी सस्टेनेबल जो मेंटेन करने वाली बात है ये ह्यूमंस के साथ रिलेटेड है। तो अभी अगर मैं हमारे कीवर्ड्स की बात करूं जो हमने पहले पढ़े हैं, तो उसमें मुझे याद है हमने कुछ ट्रांसपोर्ट का इम्पैक्ट देखा था ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर। तो वो कौन सी स्टेटमेंट थी? वो थी हमारी स्टेटमेंट नंबर 6। तो इसी तरह मैं स्टेटमेंट नंबर 6 के आगे लिख दूंगा ए, क्योंकि मुझे फर्स्ट सेंटेंस ही रीड करने से ये पता लग गया है कि जो 6th क्वेश्चन है या जो आपकी 6th स्टेटमेंट है उसका जवाब ए है। तो देखा आपने कैसे हमने सिर्फ 30 सेकंड्स में ये पता कर लिया है कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन है वो किस सेंटेंस से रिलेट होती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं पैराग्राफ बी में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये है हमारा पैराग्राफ बी। डांस माइट होल्ड सम ऑफ द आंसर्स। तो डांस कुछ जवाब दे सकता है। क्या जवाब दे सकता है और किसके बारे में जवाब दे सकता है हमें नहीं पता, तो इससे हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लेट्स रीड द स्टेटमेंट, लेट्स रीड द सेंटेंस 2। दिस इज नॉट टू सजेस्ट। तो जो भी राइटर बताने वाला है उसको वो सजेस्ट नहीं कर रहा, उसको वो प्रपोज नहीं कर रहा। Everyone should dance their way to work, however healthy and happy it might make us, but rather that the techniques used by choreographers to experiment with and design movements in dance
could provide engineers with tools to stimulate new ideas in city making. So could provide engineers with tools to stimulate new ideas in city making. So कुछ तरीका बता रहे हैं किसको, डिजाइनिंग का, और हमें क्या बोला है उन्होंने, स्टिमुलेट न्यू आइडियाज. सो कुछ एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग तरीका बता रहे हैं सिटी का. तो मुझे याद है कि हमारे जो हमने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए थे उसमें मैंने कुछ अपीलिंग वर्ड देखा था और वो लिखा था राइटर इज नॉट प्रपोजिंग. तो देखते हैं हमारा वो कौन सा सेंटेंस था. तो वो था हमारा सेंटेंस 1, reference to an appealing way of using dance that the writer is not proposing. तो देखा आपने कैसे सिर्फ सेकंड सेंटेंस पढ़ने के साथ हमें इसका आंसर मिल गया. तो ये रहा आपका पैराग्राफ सही. तो पॉज द वीडियो फॉर 30 seconds and read the first sentence and see what you can find, what keywords you can find in this to find the answer. So pause it for 30 seconds. All right. So देखते हैं कि C पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. All right. So क्या कह रहा है फर्स्ट सेंटेंस, whereas medieval builders improvised. तो medieval builders, medieval मतलब past, कोई पुराने. तो अभी मुझे पता है कि कुछ past की बात की गई थी जब मैंने keywords देखे थे, पर past के साथ present की भी थी. तो आगे पढ़ते हैं. So improvised and adapted construction through their intimate knowledge of materials and personal experience of the conditions on a site, building designs are now conceived. So building designs now conceived and stored in media technologies. तो अभी building design अब की बात हो रही है. तो पहले कैसे था और अब कैसे है उसकी बात कर रही है. तो क्लियरली एक स्टेटमेंट ऐसी थी जिसमें हमें बात की गई थी कंट्रास्ट बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट अप्रोचेस टू बिल्डिंग. तो वो कौन सी थी, वो थी आपकी स्टेटमेंट नंबर 2. तो स्टेटमेंट 2 के आगे हम लिख देंगे C. तो देखा आपने क्लियरली कैसे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ने से ही हमें इसका जवाब मिल गया. तो चलते हैं हमारे पैराग्राफ D पे और देखते हैं पैराग्राफ D में क्या इंफॉर्मेशन है. तो ये रहा आपका D पैराग्राफ. अभी आपको मैं ये बात पहले ही बता दूं कि आपका जो D पैराग्राफ है ये थोड़ा सा ट्रिकी है. तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या इंफॉर्मेशन है. सो टू इलस्ट्रेट, Senate discusses the Peachtree Center in Atlanta, USA, a developmental typical of modernist approach to urban planning prevalent in the 1970s. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है. कोई कीवर्ड नहीं, कुछ भी नहीं. So Peachtree created a grid of streets and towers intended as a new pedestrian-friendly downtown for Atlanta. Again, मुझे कुछ भी ज्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली. तो लास्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. What seems entirely predictable and controllable on screen has unexpected results when translated into reality. So unexpected results. So कुछ जो predict नहीं किया हुआ वो हो गया. तो अभी मुझे याद है कि कुछ हमारा कीवर्ड था unforeseen problem, बट उसमें उसके साथ हमारा जो था क्लाइमेट भी था. तो अभी मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पैराग्राफ को स्कैन करूंगा. याद कीजिए जब मैंने आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग में बताया था, मैंने कहा था स्कैनिंग का मतलब होता है कीवर्ड्स को पहले जानकर उसको ढूंढना. तो अभी मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ में क्लाइमेट के साथ रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढूंगा कि कुछ मुझे क्लाइमेट के साथ रिलेटेड वर्ड मिले. तो आफ्टर स्कैनिंग मुझे मिला नॉट ऑपरेट इन द हॉट सन. नॉट ऑपरेटिंग इन द हॉट सन. तो मैं ये स्टेटमेंट को रीड करूंगा. दे फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट और दे फेल्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन और क्या, इन द हॉट सन. तो अभी क्लियरली इग्नोरिंग द क्लाइमेट एंड अनफोर्सीन प्रॉब्लम दोनों को मैच करें तो वो हमें पैराग्राफ डी में मिल जाती हैं. तो फोर्थ स्टेटमेंट के आगे मैं आंसर क्या लगा दूंगा, आपका डी. Well, thank you so much guys. I hope you have enjoyed this video and learned something related to IELTS reading module.
Now, practice is the key to learn any new skill or any new method to solve the questions. So it's not gonna be easy for you guys when you're gonna try this method yourself. I'll be very open and honest to you guys. So this specific skill is gonna take some time and would require you to practice in order for you to guys to efficiently solve these type of questions. So what I would encourage you guys is to at least do 5 different paragraphs which has got similar type of questions, and remember, not be able to apply this trick on 100% of questions, but then if you know skimming and scanning trick, just remember the keywords and scan for them, and as you know what you're looking for, find it and relate it with the information and you'll be able to find the answer. Alright guys, I wish you all the best for your IELTS exam and obviously practicing these questions, and I'll see you guys in another video. Till then, take care of yourself and keep learning language. See ya.